So, dear students, good morning. Good morning to you all. We are going to end our chapter right now. As we all know, our chapter is fundamental unit of life. We all know about it. Fundamental unit of life. This chapter we are continuing. So, in this chapter, today's topic is the remaining parts of cellular organelles. तो देखिए, सेलुलर ऑर्गेनेल्स की चर्चा हम लोग कर चुके हैं. सेल बायोलॉजी हमारा पहला है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, सबसे पहला इंट्रोडक्शन अबाउट सेल. क्या होता है सेल, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देयर आफ्टर सर्टेन ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है. ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सेल थ्योरी. Brief history about cell theory, discovery of cell, then discovery of microscope. Different scientist contributions regarding this, जो कि started with रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लीफी कॉर्क, लीफ के कॉर्क पे डेड सेल को, प्लांट सेल को देखा था. उसके बाद 1665 में, उसके बाद नेक्स्ट एवी ल्यूमेन हुक थे, जिन्होंने लिविंग बॉडीज पे, पॉन्ड वाटर बॉडीज पे, लिविंग सेल्स पे देखा था, सेल्स की खोज की थी. फिर स्लेडिन एंड स्ट्रैन जो थे, उन्होंने 1838 और 1839 के टाइम पे सेल थ्योरी दी थी. और फिर माइक्रोस्कोप वगैरह की चर्चा, ये सारी चीजें हमने ब्रीफ हिस्ट्री में पढ़ी थी. फिर थर्ड में हमने सेल डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स की चर्चा की थी. अभी इसमें this is the final video of our first chapter, so we are just recalling the previous things whatever we have studied, and now we are just going to give a finishing touch to this. Fine. तो सेल टाइप्स एंड काइंड्स में हमने पढ़ा था कि टाइप्स बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑफ सेल, लाइक यूनिसेल्यूलर. हमने पढ़ा कि वो सेल जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. फिर हमने पढ़ा मल्टी सेल्यूलर, जो कि मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म. और एक होता है ए सेल्यूलर, जो कि हैविंग नो सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, कोई सेल नहीं पाया जाता है. कंप्लीट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन सच काइंड ऑफ एसेलुलर बॉडीज. तो एसेलुलर में आ जाएगा वायरस, सारे के सारे, बिकॉज वायरस बॉडी हैविंग नो सेल. It is the bridge between living and
नॉन लिविंग्स। मल्टीसेलुलर में आपको बोल दें कि फंगस से शुरू होता है, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल सारे के सारे। और यूनिसेलुलर में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, ऑल द क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल पैरासाइट्स किंगडम मोनरा में जो आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में इन किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो डाइवर्सिटी है उसमें अगले टर्म में 1-2 चैप्टर के बाद। तो उसमें बैक्टीरिया यानी मोनरा फैमिली, फिर प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ फैमिली पूरी की पूरी, थोड़े बहुत प्रोटोजोआ, थोड़े बहुत फंगस, ये सब मिलकर मल्टीसेलुलर से शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल टाइप एंड काइंड। इन सब के बाद हमने चर्चा की थी इसकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। एक बात मैं बता दूं, इस सेल के टाइप में एक सेल, सिंगल सेल या मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म की चर्चा की थी। वहीं पे दूसरा जो है काइंड में कि सेल आइदर हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड इट और द सेल विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, सेल आइदर हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड और द सेल विदाउट न्यूक्लियस। फाइन। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी टाइप में, काइंड में। तो वो सेल जिसमें कि कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन जो है राउंड स्टॉप होती है। सेल हैविंग नो न्यूक्लियस, ये कहना गलत हो जाएगा कि सेल हैविंग नो न्यूक्लियस। ओके, वी आर नोबडी टू से दैट सेल हैविंग नो न्यूक्लियस बायोलॉजिकली। इंस्टेड वी आर जस्ट सेइंग कि अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन we could not be able to identify this nuclear configuration inside the cell. That's why we have given the name of such kind of cell is prokaryotic. Prokaryotic. Pro means you can say undefined. Undefined means we could not be able to find the presence of nucleus. Fine. And karyotic means nucleus. So the place over where undefined conditions about nucleus, that is prokaryotic. Instead, the cell inside which well-defined nucleus presence can be easily observed, called eukaryotic. Fine. तो इसकी जगह पे यू लगा देते हैं, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये सेलुलर टाइप और काइंड की चर्चा हम लोगों ने की थी। मैं ज्यादा वक्त बर्बाद इन चीजों में नहीं करूंगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में ये सारी बातें हम लोगों ने दी हुई हैं। अब हम चर्चा करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर की, तो सेलुलर स्ट्रक्चर की चर्चा अगर हम करें तो वी ऑल नो दैट 2 kinds of cell normally, plant और एनिमल सेल। फाइन। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि ये जो प्लांट का जो सेल होता है, इस प्लांट सेल में सबसे ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं आपको सेल वॉल से। मैं प्लांट सेल की चर्चा कर रहा हूं, इसको हटा दो। सेल वॉल से देयर आफ्टर इट हैज सेल मेम्ब्रेन, देयर आफ्टर इट हैज साइटोप्लाज्म, देयर आफ्टर न्यूक्लियस, देयर आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आफ्टर सबको मालूम है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, देयर आफ्टर गोल्गी या गोल्गी बॉडीज, इन गोल्गी बॉडीज को गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। देयर आफ्टर हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 प्लास्टिड्स, ठीक है। देयर आफ्टर राइबोसोम्स, देयर आफ्टर मैं इधर लिखता हूं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आफ्टर वैक्यूल्स एंड इन सब के बाद जो है सेंट्रियोल्स भी लिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इतने इंक्लूडिंग और इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12। इसमें से मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी बताई थी कि कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन नहीं पाए जाते हैं? तो सेल वॉल, ये नहीं पाए जाते हैं। फिर कौन नहीं पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड्स, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये दो चीजें एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। तो 12 घट के टोटल कितने? 10 हो गए, 10 ऑर्गेनल्स। अब कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं इन 10 में, ऑल 10 में, जो कि रेशियो में कम या ज्यादा के अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप वैक्यूल की बात करें तो बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट में, इन प्लांट्स लार्जर वैक्यूल देन इन एनिमल्स स्मॉल वैक्यूल। आप ऐसा कर सकते हैं। ये एनिमल, ओके, ये छोटा वैक्यूल हो गया, तो एक वैक्यूल हट गया। दूसरा जो ये आप देखते हैं न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में ये ओरिजिनेशन के कगार पे होते हैं। इनके उतने काम नहीं होते हैं, बहुत माइन्यूट लेवल के होते हैं। दिस इज ये हाई, ये लो, यानी कि कंपैरेटिवली लो, कम। ये लाइसोसोम प्लांट में लो, यानी कि कम मात्रा में, और एनिमल में कंप्लीटली बहुत ज्यादा। तो इनके बाद इस 2 में 10 में से भी अगर इन 2 को हटा दिया जाए तो फुल कितना बचता है? टोटल 8 सेलुलर ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन होते हैं, एंड दीज आर कॉमनली हैविंग देयर फंक्शंस related to either plant cell or animal cell, like cell membrane, cytoplasm, nucleus, mitochondria, endoplasmic, Golgi body, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, है ना। अब इस आधार पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनल्स, द कंप्लीट cellular structure, organelle structures is being divided into 3 parts. सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि पूरा का पूरा, अगर प्लांट की बात करें तो आउटर बाउंडिंग वाला होता है सबसे शुरू का, तो ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल एक पार्ट हो गया कंप्लीट, पूरा आउटर मोस्ट, ठीक। दूसरा मेम्ब्रेनस बॉन्ड, जो भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप अगर प्लांट सेल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये एक पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री है, अगर यहाँ पे CW लिख दे सेल वॉल, इसके अंदर में ये दूसरी बाउंड्री है
अगर हम इसको CM लिखे तो सेल मेम्ब्रेन के तौर पर। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है अपने आप में। सेल वॉल को कम मत समझिए, सेल वॉल की बहुत जबरदस्त ग्रूमिंग है, उनकी डीप स्टडी होती है, आगे की क्लासेस में हम करेंगे। दूसरा है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि सेल वॉल अलाउज फ्री पासेज एंड सेल मेम्ब्रेन अलाउज सेलेक्टिवली पासेज, बट व्हाट काइंड ऑफ पासेज आर बीइंग अलाउड, these are necessary things to be studied, but it will be studied in further classes, in future classes, not over here. तो ये हम सेल वॉल की या सेल मेम्ब्रेन की एनालिटिकल स्टडी यहाँ नहीं कर रहे, वो नहीं करना है हमें। तो एक पार्ट पूरा का पूरा सेल वॉल हो गया, दूसरा पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और उसके बाद जितने बचे वो सबके सब इनसाइड सेलुलर मेम्ब्रेन यानी कि सेल सरफेस, ये जो सरफेस नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल सरफेस। तो ये इनसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन, जो ये सरफेस है यानी कि साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म के जितने भी स्ट्रक्चर है, लाइक ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, ये प्लास्टिड, ये वैक्यूल, जो भी है, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहे जाते हैं। आप रिकॉल करिएगा, रिकॉल कीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में इनके बारे में चर्चा की थी। तो ओवर हियर इन दिस सेलुलर ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, अमॉन्ग ऑल दीज थ्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेल वॉल in previous class. Thereafter, cell membrane also in previous class. And third one is cytoplasmic organelles. तो इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में हम साइटोप्लाज्म को भी काउंट कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म एक, न्यूक्लियस दो, माइटोकॉन्ड्रिया तीन, चार, गोल्गी बॉडीज पांच, देन आ गया आपका प्लास्टिड्स, देन आ गया आपका राइबोसोम्स, देन आ गया लाइसोसोम्स, देन वैक्यूल्स एंड फाइनली सेंट्रियोल्स। फाइन। तो इस इतने में से साइटोप्लाज्म की स्टडी हमने कर ली थी, न्यूक्लियस की स्टडी हमने कर ली थी। तो हम आज इन दोनों को मिटा देंगे। आज हमारी स्टडी का जो मुख्य विषय है वो शुरू होगा रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 रिमेनिंग 8 के बारे में, कि ये जो 8 चीजें हैं इसका रिगार्डिंग प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसे ये लोग किस हिसाब से रहते हैं। तो आइए इन 8 की स्टडी करते हुए फाइनली वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे आवर दिस chapter cell and you can say the fundamental unit of life. तो चलिए यहाँ पर हमने ऑर्गेनेल्स नेम लिख दिया। वन थिंग मैं आप लोगों को ऑर्गेनेल्स नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओवर हियर वन बाय वन आई एम जस्ट गोइंग टू इलैबोरेट द थिंग्स। आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट चार्ट बना लेंगे सो दैट कि आपको आसानी होगी कंपैरेटिवली याद करने। ऑर्गेनेल्स नेम ओके, एंड यहाँ पे हो गया
प्रेजेंस एंड यहां पे हो गया फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ है तो आगे के लिए आता है सिग्निफिकेंसेस। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को बायोलॉजिकली अगर आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए ना आपको एक चार्ट वाइज, कैसे किसी की भी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टडी में क्या नजर आता है, डायग्राम। तो सबसे पहले आप उसके बारे में लिखेंगे नेम। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। तो नेम में अगर आ गया, सपोज कीजिए कि सेल वॉल, अगर आप सेल वॉल पढ़ना चाहते हैं तो नेम में सेल वॉल आ गया। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल वॉल। फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये स्ट्रक्चर जो है, आप इसको डायग्राम भी बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सीधे एक रिजिड बॉडी टाइप स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हैं। ओके फाइन। नॉर्मली दिस इज, आप कह सकते हैं कि दिस इज आपका सेल वॉल, क्योंकि ऐसे आपको ये रेक्टेंगुलर शेप नजर आएगा। लेकिन जब आप इसको पूरा फिगर अगर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से तो ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये आपके प्लाज्मा पार्टिकल साइटोप्लाज्म हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, यो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये छोटे छोटे राइबोसोम, लाइसोसोम और वो क्या बोलते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्लास्टिड्स हो गए, ठीक। और इधर का बीच का ये सारा हिस्सा जो है बड़ा सा ये वैक्यूल हो गया। और इधर ही ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी हो गई। और जस्ट इसके बगल में ऐसे ऐसे करके जो ये है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ऑलमोस्ट इस हिसाब से, तो इस तरीके से अगर आपको सेल वॉल पढ़ना है तो इन बिटवीन जो मिडिल का है हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। फाइन। तो अब तो हो गया नहीं, तो ये सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के बाद हम लिखेंगे, अगला हमारा होगा प्रेजेंस। तो प्रेजेंस में कैसे पाया जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ रिजिड सब्सटेंस, ओके, एंड ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल है। और फंक्शन में, तो फंक्शन में तो बहुत सारे फंक्शंस इसके होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये पॉइंट इंडिकेट करते हैं, हम इसको ऐसे स्टार मार्क में दे सकते हैं, ताकि दिस इज जस्ट टू अकोमोडेट और जस्ट टू मॉडिफाई आवर प्रेजेंटेशन। बिकॉज एग्जाम में या कहीं भी वे ऑफ प्रेजेंटेशन डज मैटर, प्रेजेंटेशन पे ही अट्रैक्शन होता है, उसी से सेटिस्फैक्शन होती है, उसी से मतलब कि समझ में आता है। अदरवाइज सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, बकवास बोल देते हैं। तो हाउ टू एनालाइज इट एट अ ग्लैंस स्टडी, ओके। तो प्रेजेंस में डाल देंगे कि इट इज प्रेजेंट ऑन द outer part of the plant body, plant cell in the form of outermost layer. अब आया फंक्शन की बात। तो इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि न झुकने देता है और न टूटने देता है। समझ गए? जिसका सेल वॉल जितना तगड़ा होगा वो पौधा उतना बेहतर रहेगा। फाइन। अब इनके बाद भी अगर बहुत सारी चीजें हैं तो आप सिग्निफिकेंस का कॉलम्स में दे सकते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है चारित्रिक विशेषताएं। इसके बारे में और क्या क्या तुमको मालूम है भैया, बताओ जरा। तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं कि इट अलाउज फ्री पासेज ऑफ एनी मटेरियल, आइदर फॉरेन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, और द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू गो आउटसाइड द सेल, इस हिसाब से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है आइडेंटिफिकेशन। जब आप जाएंगे कहाँ प्रैक्टिकल वगैरह करने, व्हेन यू आर गोइंग फॉर डूइंग प्रैक्टिकल वर्क्स, और इफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च सेंटर, over there this identification term is also must. How to identify that this structural analysis and this structure is of cell wall only? तो बात को घुमा देना है केवल,
यहाँ पे क्या लिखा, इन द फॉर्म ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट एट आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन में क्या बोलेंगे कि जस्ट आइडेंटिफाई एज दियर प्रेजेंस ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, बात करना। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारी चीजों का करना है। हमने सेल वॉल वगैरह के बारे में अच्छे से बताया था। अब हम बाकी के बचे हुए आंखों का एट अ ग्लांस स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनल नेम में हम किसके सी स्टैंडर्ड 8 में भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं और इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, सही तरीके से पढ़ना है, सारी चीजें कंपैरेटिवली जानी है, जितना हमको हिसाब का है उतना पढ़ना है, बस बात करना। तो ऑर्गेनल में आएगा न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दिखता कैसा है? तो स्ट्रक्चर हम इधर डाल देंगे, स्ट्रक्चर ये कुछ नहीं बट जस्ट शू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं बट नॉर्मली ओवर हियर इट इज नथिंग बट शू शेप स्ट्रक्चर। शू शेप मतलब जूता नुमा आकृति होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलो भाई, तो अब प्रेजेंस में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शू शेप स्ट्रक्चर। फाइन, चलिए अब फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मेन फंक्शन होगा कि टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक, टू द रेगुलेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल। ठीक, अब सिग्निफिकेंट यहां भी लिख सकते हैं बट अब सिग्निफिकेंस में थोड़ा और बेहतर चलेंगे। तो ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर लिखेंगे लिबरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात। देयर आफ्टर, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम आगे बढ़े तो कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। तो ER में लिखेंगे इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर बना देंगे फिर। ठीक, ऐसा होता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जाली का। अंतःप्रद्रवी जाली का मतलब लिक्विफाइड हुआ स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेनस सेल के साथ जुड़ा हुआ जो इनसाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये दो जो है थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। गोल्गी बॉडी इस तरह से इस तरह से इस तरह से, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये थोड़ा ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे होता है। ये गोल्गी बॉडी का हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये अपने हिसाब से होता है दोनों साइड से ऐसे ऐसे राउंड पॉइंट में। ठीक है, तो दिस इज हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रेजेंस तो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग सेलुलर नेट which provides a complete connectivity throughout the cell surface। ये इसके प्रेजेंस की बात हो जाएगी। फंक्शन, तो ER का जो फंक्शन होता है, it plays important role in the function not only related to cell but to regulate and to form
द सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। जैसे जो आपका ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम के ओरिजिनेशन में भी काम आता है। लाइसोसोम के ओरिजिनेशन में भी ER की भूमिका होती है, ठीक है। ER से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये चीज है। तो ये हो गया। अब अगर सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ACR एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, तो वो जो भी वेस्टेज होती हैं, जो भी गंदगी होती है, कूड़े कचरे होते हैं सेल सरफेस के, उसको रिमूव करता है, नीट एंड क्लीन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये सब हो गया हमारा ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। जैसे सपोज करिए दिस इज अ क्लास, दिस इज अ रूम, तो किसी रूम को बनाने के लिए, किसी कमरे को बनाने के लिए एक सेल इज कंसिडर्ड एज अ लिटिल रूम ना, तो रूम को बनाने के लिए पिलर की जरूरत होती है मजबूती देने के लिए, राइट। तो वो जो पिलर होते हैं, जो बेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि कंप्लीट कमरा टिका होता है, उसकी बुनियाद टिकी होती है, दैट बेस बॉडी इज कॉल्ड गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये इस तरह के बेसेस होती हैं गोल्गी बॉडी की, इस तरह की बेसेस होती हैं, इस हिसाब की बेसेस होती हैं गोल्गी बॉडी का, ठीक है। अब आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं। सी, सेलुलर सरफेस पर सेल की माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन और उस विजुअलाइजेशन के बाद उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स को जूम करके विजुअलाइज करना, दिस इज सो डिफिकल्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो इट सीम्स लाइक दैट, इसमें चित्रकारी की जरूरत नहीं है, फाइन। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इज इट, फाइन। तो ये हो गया। अब किस तरह से प्रेजेंस होता है, तो जस्ट इट इज प्रेजेंट ऑन द सेलुलर साइटोप्लाज्मिक सेल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट apparatus which, अब apparatus का मतलब क्या, which regulates the mechanical support of the cell body। काम खत्म। अब इसी हिसाब से अगर फंक्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सिस्टम और सेल बॉडी, ठीक है। गोल्गी apparatus प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑल्सो टू द plant cell, the complete strength mechanism of the Golgi bodies will decide what kind of cell, means how long will it be survive in nature। तो ये हो गया इसका। अब कितने हो गए सेल वॉल से गोल्गी बॉडी, कुल मिला के अगर कहा जाए तो 7 खत्म। अब आता है 8वां, प्लास्टिक। सीख लगातार अब 8, 9, 10 की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक, एक ही साथ। देखिए लंबी चौड़ी स्टडी तो इसकी हम आप करेंगे, ये बुक्स में बहुत सारी बातें दी गई हैं, बट नॉर्मल तरीके से जो चीजें हमको पढ़नी है मिनिमम, और उसको हम एक्सप्लोर जितना ज्यादा कर सके, तो ओवर हियर वी आर नॉट टू एक्सप्लोर, फाइन। यू गो टू योर बुक, एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स। If you have any problem, tomorrow will be my class, you will ask, no problem. But over here, in this class, over here on this board, we are just going to give a complete idea about the topic, that what are the necessarily required things related to this. So यहाँ elaboration की उतनी जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इन दिस क्लास। हाँ, when will be your classes higher in 11, एक एक पार्ट को पढ़ना है, एनालाइज करते जाना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर फाइन। तो प्लास्टिड्स की चर्चा अगर करें तो ये प्लास्टिड हो गया, या फिर आपका ये राइबोसोम हो गया, या फिर आपका ये लाइसोसोम हो गया। इन तीनों की स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ पिगमेंट, ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पिगमेंट। अब इसमें कौन राइबोसोम, कौन लाइसोसोम, कौन क्या बोलते हैं प्लास्टिड्स।
तो अमूमन जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो प्लास्टिड है, बिकॉज प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब बाकी जो छोटे छोटे 2 होते हैं इससे, वो राइबोसोम और लाइसोसोम्स होते हैं। फाइन, बिकॉज ओनली अ बैक टाइप स्ट्रक्चर। तो आइए प्लास्टिड्स की चर्चा करते हैं। प्लास्टिड्स जो है वो कुछ नहीं है, कलरफुल पिगमेंट। ऑल these 2 are bags and or you can say pigments. All these 3 are pigments. Over here the plastic are colorful pigment. अब मतलब colorizing pigments. Over there it is of 3 types. Plastics के 3 kinds होते हैं। Presence अगर प्लास्टिक की बात करें तो it is present in the form of 3 types. Which are those? Chloroplast, then chromoplast and then leucoplast. ये 3 टाइप के पिगमेंट्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ऐसा ही होगा, ठीक, जिसका प्लास्टिक ऐसा हो जो कि ग्रीन कलर का हो, तो वो प्लास्टिक में कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। जिसका दूसरे कलर का हो, ग्रीन की संख्या बहुत लिटिल बिट हो, अभी पाए जाते हैं, कहीं पे आपको ग्रीन मिलेगा, कहीं पे आपको दूसरे कलर मिलेंगे, सब इसी तरह से होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लास्टिक में ही, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया, और कोई ऐसे ही रहता है मतलब ऑर्डरलेस, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो दिस इज फंक्शन में प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर इट प्रोवाइड, और क्रोमोप्लास्ट इज all the different colors except green, and leucoplast having no color. Fine. तो ये तो हो गया आपका प्लास्टिक का। अब आइए फंक्शन, इसी से फंक्शन बनेगा। Based on its different types, chloroplast plastids provide different kind of colorization or decolorization to the plant body or plant to the cell. प्लांट की बात करें तो प्लास्टिक प्लांट में होता है, तो प्लांट से लाइक अगर क्लोरोप्लास्ट की चर्चा करें तो इट प्रोवाइड द ग्रीन पिगमेंट, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड इट प्रोवाइड द ग्रीन कलर। ओके, फिर क्रोमोप्लास्ट द डिफरेंट कलरफुल colorization by this chromoplast and simply colorless conditions, either too much white or too much black, whatever, or orderless type, that is called leucoplast. तो ये उनके फंक्शन में आ जाएगा, अमूमन यही सब उसका सिग्निफिकेंस है। तो दिस इज होल रिलेटेड टू आपको प्लास्टिक। अब आइए राइबोसोम। तो राइबोसोम में भी एक तरह का पिगमेंट ये होगा, मैं इसको मिटा देता हूं प्लास्टिक वाले को। तो राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम में भी कहेंगे कि राइबोसोम इज कंपैरेटिवली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पिगमेंट ऑन द सेल सरफेस, बस। और फंक्शन क्या है? इट इज the site over where responsible for the synthesis of protein. ठीक, तो ये उसका फंक्शन हो गया, और सिग्निफिकेंस में लिखेंगे कि राइबोसोम्स इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन, तो ये राइबोसोम का हो गया। उसके जस्ट बाद आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में कहेंगे कि इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिगमेंट जस्ट बिसाइड राइबोसोम ऑन सेल सरफेस, बस। फिर फंक्शन की बात अगर करें तो लाइसोसोम्स आर फंक्शनली रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स। क्योंकि अब आप देखो, लाइसोसोम भी वेस्ट मटेरियल्स को या डिग्रेड करता है वेस्ट मटेरियल को। क्यों? इससे पहले वेस्ट मटेरियल्स को कौन डिग्रेड करता था? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात थी कि वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो भी विषैली चीजें हैं उनको रिमूव करता था। उसी से ओरिजिनेट हुआ है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के पिगमेंट में जो भी चीजें होंगी वो भी टॉक्सिसिटी, या नॉर्मली टॉक्सिसिटी नहीं कहेंगे, जो भी वेस्टेज होंगी उन सबों को, गंदी चीजों को डिग्रेड करने वाला वो पिगमेंट है, उसमें वो एंजाइम पाया जाता है। तो ये कंपैरेटिवली आपको याद करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो राइबोसोम को बोलेंगे इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज लाइफ फॉर द सेल। लेकिन लाइसोसोम के केस में कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग, बिकॉज
it is the complete bag having so much poison just to degrade the impurities, or you can say the wastage materials of the cell. But this is the hypothesis of the scientist. What happened at that time when there will be no impurity in that cell? What happened at that time? At that time, maybe this lysosome could be डिग्रेड itself, क्योंकि जहर है और उस जहर का उपयोग अगर आप नहीं करोगे तो वो जहर दूसरे को ना मारेगा तो खुद को ही डिग्रेड कर देगा, खुद को ही मार डालेगा। और अगर ये सेल फटेगा, मतलब ये पिगमेंट फटेगा, तो पूरा का पूरा सेल तहस नहस हो जाएगा। दैट्स व्हाई हाइपोथेटिकली इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग है, क्योंकि इसमें वो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। दैट्स व्हाई। इन सब के बाद अब आया आपका वैक्यूओल। वैक्यूओल की चर्चा हमने अब हम करेंगे। सी, वैक्यूओल को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। तो ये वैक्यूओल कंपैरेटिवली प्लांट में बड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, एंड एनिमल में छोटा होता है इस तरह से, मतलब 50% ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड करता है सेल सरफेस। और इसमें जो है सेल सरफेस ऑलमोस्ट जो है ये 80% के आसपास ऑक्यूपाई करता है। प्लांट, ये दिस इज एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू और दिस इज प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओवर हियर in plant, the vacuole which is found in plant, it contains 90% of water. पौधे में पाए जाने वाले पानी का या सेल में पाए जाने वाले पानी का 90% भाग ये रखता है। तो वो तो कोई भी रखेगा, ये भी वैक्यूल कोई भी किसी भी सेल का। अब उसकी कंटेंट जो है वो पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर पे कितनी है वो बता दिया। ए प्लांट सेल इट ऑक्यूपाइज 80% पार्ट एंड अप्रॉक्स मोर देन दैट ऑफ द प्लांट सेल, whereas 50% of the animal cell. But in both cases, these both bodies occupying 90% water. ये सब के सब 90% वाटर से ही भरा होता है वैक्यूल। ठीक, अब ये वैक्यूल का प्रेजेंस की चर्चा हमने कर दी। अब फंक्शन, ऐसे कोई बड़ा फंक्शन नहीं है वैक्यूल का, लेकिन चूंकि पूरे प्लांट सेल में पूरे में चूंकि वैक्यूल ही पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्लांट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मैकेनिज्म को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी इसके द्वारा होता है। दैट्स ऑल। और इन सब के बाद बात आती है किसकी? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल इज रिलेटेड टू सेंट्रोसोम, है ना। तो ये जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स हैं, ये सब के सब पाए जाते हैं कहां? इनसाइड आवर न्यूक्लियस। एक्चुअली दिस इज द क्लास फॉर क्लास 9th है, बट दिस टॉपिक सेंट्रियोल, दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 10th न्यूक्लियर एनालिसिस। अभी सीबीएसई का हिसाब किताब है, थोड़ा थोड़ा अपडेट करते चलते हैं, तो आपको दे दिया है, कोई बात नहीं। तो सेंट्रियोल के बारे में सीधा जान लीजिए कि दिस इज एन इंटरनल ऑर्गेनल व्हिच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, और इस क्रोमोसोम के एक पेयर होता है, तो पेयर में से हर एक को बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं न्यूक्लियस पे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक, अब उस हिसाब से किस तरीके से उनका मैकेनिज्म होता है एट द टाइम ऑफ सेलुलर डिवीजन, जो कि माइटोटिक और मियोसिस दो डिविजन्स होती हैं सेल डिवीजन की, उसके हिसाब से ये जो है जेनेटिक्स, हेरिडिटी या जेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म का होता है, वो फ्रॉम पेरेंटल टू नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बॉडी यानी कि ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे में जाने में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। सो नो नीड टू मोर फोकस अबाउट दिस सेंट्रियोल। देन नाउ जस्ट बिफोर एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वन मोर थिंग इज बीइंग लिव्ड, जो कि अभी 1 साल पहले तक नहीं थी, वो है सेल डिवीजन। व्हाट? Cell division. This is cell division is not the part of your
स्टैंडर्ड 9, बट नॉर्मली दे दिया है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं. दिस इज सेल डिवीजन. सी नाम से अच्छा है, जैसे कि हम लोग बाइनरी फिजन या किसी में देखते हैं कि इफ अ सेल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू सेल, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. एक सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, एक सेल दो बराबर हिस्सों में, दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता है, वो सेल डिवीजन है. तो द प्रोसेस बाय विच एनी सेल इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू दियर डॉटर सेल्स, जो उनके सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल कहा जाता है, विच आर एग्जैक्टली सेम एज इन द साइज ऑफ द मदर सेल और पेरेंटल सेल. दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. अब इस सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है? डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन शेप टू द मदर सेल. In every cell division from one cell, two daughter cells are being formed. एक सेल से चार वो सेल नहीं निकल जाएगा, दो ही फॉर्म होगा. ये हो गया सेल डिवीजन का. और जो कुछ हमने हाइपोथेसिस या सेल थ्योरी की सिग्निफिकेंस में पढ़ी थी, वो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, वो यहाँ काम आता है. क्या कि ऑल सेल्स, ये दो सेल बने ना सेल डिवीजन के बाद, तो ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ दियर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्स जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने होते हैं, और जो भी सेलुलर कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के सेलुलर कंस्ट्रक्शन पे ही डिसाइड होते हैं कि इनकी लाइफ सर्वाइविंग कितनी होगी. तो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है. तो बाय दिस we have finished our chapter fundamental unit of life, that is cell. Once again मैं आपको ये fundamental unit of life के बारे में बता दूं कि fundamental unit of life के बारे में हमने पढ़ा कि cell is the fundamental unit of life. Why? Because this is the first part of the biologically structurally identified condition having organisms first part of the evolution over where fundamentally well defined structure is being found, that is called the fundamental unit of life. Fine. Thereafter in this fundamental unit of life, this fundamental unit of life, that is cell, is also called biological फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज बायोलॉजिकली सबसे ऊपर का सेल ही होता है. क्योंकि हमने आपको बताया था एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि सेल से बियॉन्ड, मतलब सेल के नीचे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ होती है, जिसके बारे में बायोमॉलिक्यूल्स जो नहीं दिखते, बट नॉर्मली एक स्ट्रक्चरली वेल मैनेज तरीके से माइक्रोस्कोपिकली सेल ही वो वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनल्स है स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर टिश्यू, उसके ऊपर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन कंप्लीट बॉडी. मैंने पहले की क्लास में पढ़ाया था, वो सबके सब आते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पहले सेल के बारे में पढ़ा, सेल की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी, सेल थ्योरी पढ़े, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पढ़े, डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े, फिर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेल पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सेल पढ़ा, फिर उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ा कि हाउ अदर सेल्स आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और इस तरीके से हमने जाना कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हाई इज इट नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर आवर सिस्टम, आवर बायोलॉजिकल सिस्टम. सो इन नेक्स्ट क्लास we'll study about next chapter. Till date the class is